हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद केवट सर में। दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे इंग्लिश में सीजी टेट भी कहते हैं, तो विगत जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था उसमें आए 3 प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं, हम यहाँ पर केवल इस वीडियो में 3 प्रश्न हल करना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि उससे संबंधित और जो भी प्रश्न आएंगे तो अगर उसका अवधारणा हम जानते रहेंगे, ठीक है, उसके नियम को समझे रहेंगे, तो किस तरह हम और कभी भी उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो कैसे बना सकते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी होने वाला है यह वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न लिए हैं वो है एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC पर, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। वीडियो समबाहु त्रिभुज से संबंधित 2 वीडियो बना है, जिसमें दूसरे वीडियो में त्रिभुज के प्रकार से संबंधित बातों को बताया हूं, जिसमें समबाहु त्रिभुज के बारे में बहुत सारा तथ्य भी बताया हूं। ठीक है, तो चलिए समबाहु त्रिभुज से संबंधित यह प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या होता है भाई? देखो, समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो और तीनों कोण 60-60 अंश का हो, उसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। ठीक, दोनों चीज बताया था उसमें, तीनों भुजा समान होता है और तीनों कोण भी इसमें 60-60 अंश के ही होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से ये जो भुजा है इस पर ये डाला गया जो लंब है इसको मध्यिका कहते हैं। क्या कहा जाता है? मध्यिका कहते हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी है। मध्यिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शीर्ष से जब इस पर जो ये जो भुजा है, नीचे वाली भुजा, आधार रेखा, आधार भुजा, इस पर इसको समद्विभाजित करती है, यहाँ से 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए मध्यिका कहते हैं। मध्यिका क्यों कहते हैं समझ आ गया? क्योंकि ये जो डाला गया लंब है, शीर्ष A से BC भुजा पर डाला गया जो लंब है वो BC भुजा को 2 समान भागों में बांटती है, इसीलिए इसे ये जो रेखा है AD भुजा उसको मध्यिका भी कहते हैं। अब समझ में आ गया? अब देखो, इस प्रश्न में क्या पूछा है, ये जो AD है, AD लंब है BC पर, ऐसा लिखा है। तो ये जो AD है, AD क्या है वास्तव में? मध्यिका, जैसे अभी मैंने बताया। और ये जो AB है या AC, ये क्या है? भुजा है। और AB AC BC समबाहु त्रिभुज होने के कारण तीनों भुजा समान होते हैं, समान होते हैं ना। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है और सब में देखो AD दिया है, तो AD क्या है? मध्यिका है। AB लिखा है, यानी कि AD AB AD AB AD AB इस तरह दिया है। इसका मतलब क्या समझे कि ये मध्यिका और किसी एक भुजा में के बीच में क्या संबंध होता है समबाहु त्रिभुज में, यही बस पूछा है। तो देखिए, कभी भी मध्यिका 4 के साथ 4 का गुणा करेंगे, मध्यिका के वर्ग के साथ 4 का गुणा करेंगे और भुजा का वर्ग करके 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये एक सूत्र है समबाहु त्रिभुज से संबंधित। ठीक है, ये सूत्र कैसे बना है? देखो, यहाँ मध्यिका बराबर, यहाँ मध्यिका का वर्ग बराबर होता है, दरअसल ये 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 गुणित भुजा का वर्ग। अब ये 4 इधर रहता है इस तरह। ठीक है, कैसे रहेगा भाई? मध्यिका बराबर क्या होगा? जो मध्यिका का वर्ग बराबर जानना है तो ये इधर जाएगा, तो इस तरह होता है। ये मध्यिका का वर्ग बराबर होता है 3 गुणित भुजा का वर्ग बटे 4। अब देखो, ये मध्यिका बराबर जानना है तो ये वर्ग को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो वर्ग पक्षांतर करेंगे तो क्या होता है? वर्गमूल हो जाता है। तो ये 3 गुणित भुजा का वर्ग बटे
4। अब देखो यहाँ ये वर्गमूल चिन्ह हटाते हैं तो अंदर में जिस पर भी वर्ग लगा हो वो हट जाता है, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल चिन्ह 3 पर आएगा। भुजा का वर्ग लिखा है उसको गुणा भुजा लिखेंगे। ठीक, अब ये 4 क्या हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि वर्गमूल चिन्ह के अंदर है, तो 4 का वर्गमूल 2। तो ये होता है मध्यिका बराबर, मध्यिका माने यहाँ चित्र में देखें तो AD बराबर। ठीक, तो ये होता है। इसी से इन्हीं सूत्रों को याद रखना रहता है। आप ये सूत्र अगर याद है तो इस तरह का कोई भी संबंध पूछे और बना सकते हैं। हमको इस प्रश्न के लिए क्या याद होना है, केवल ये अगर याद है कि मध्यिका का वर्ग का 4 गुणा भुजा के वर्ग के 3 गुणा के बराबर होता है, तो तुरंत जान सकते थे। कैसे, ये देखो 4 गुणित मध्यिका क्या दिया है, AD, इसको ऐसे लिख सकते हो, बराबर 3 गुणित भुजा, तो भुजा क्या है जी, AB, भुजा क्या है, AB। अब यहाँ AB के जगह में AC भी लिखा जा सकता है, BC भी लिखा जा सकता है। हम कहीं 4AD बराबर 3AB होता है ऐसा याद कर लिए, रट्टू दिमाग के चक्कर में। ठीक है, कहीं ऐसा याद कर लिए तो आप कभी भी धोखा खा सकते हो, क्योंकि AB के जगह में BC भी लिखा जा सकता है, AC भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो समबाहु त्रिभुज है। AB, BC और AC तीनों आपस में बराबर बराबर है, बराबर है ना, तो बराबर है। तो यहाँ पर अगर AC या BC लिख दिया तो वहाँ पर अब फिर गलती कर सकते हैं, तो हमको यहाँ से याद रखना है। यानी कि समबाहु त्रिभुज के मध्यिका का वर्ग का 4 गुना होता, 4 गुना समबाहु त्रिभुज के किसी भी भुजा के 3 गुने के वर्ग के बराबर, यानी भुजा के वर्ग के 3 गुने के बराबर होता है। ये सूत्र आपको याद रखना है। ये जो संबंध है समबाहु त्रिभुज में मध्यिका और भुजा के बीच का जो संबंध वाला सूत्र है, यही बस आपको याद रखना है। फिर आप इससे मध्यिका की ऊंचाई भी निकाल सकते हो, भुजा भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से साथ ही साथ क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ऊंचाई गुणित आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, एक भुजा का मान है और ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से केवल एक सूत्र अगर हमें समझ से याद है, समझ करके याद रखे हैं, तो समबाहु त्रिभुज से संबंधित 3-4 तरीके के जो भी और प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, आशा है ये समझ में आ गया। आइए देखते हैं अब यह दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, निम्न चित्र में, ये चित्र है, कोण ADB तथा कोण AOB क्रमशः है। ये ADB यानी कि इस कोण की बात कर रहा है, और कोण AOB यानी ये वाला कोण, तो यही दोनों कोण क्वेश्चन मार्क है। हमको ये कोण जानना है और एक कोण का मान दिया हुआ है 60 अंश। अब ये किससे संबंधित है, मैंने अभी बताया आप लोगों को। मैं यहाँ पर केवल 2 प्रश्न समझाने नहीं आया हूँ। इस तरह से कोई भी इस अवधारणा से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न पूछे जाएं तो उसको आप बना सको, मैं ये चीज़ सिखाने आया हूँ। ठीक है, हमको केवल 4-5 प्रश्न हल करना सीख गए तो उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि उसमें कौन सा अवधारणा निहित है ये जानना जरूरी है। अगर ये आप जान गए तो उससे संबंधित फिर कैसा भी प्रश्न बना कर दें, आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ये प्रश्न वृत्त संबंधी प्रश्न है जो कि कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वृत्त में क्या होता है, वृत्त में ये जो गोलाकार रेखा है इसको कहते हैं परिधि। क्या कहा जाता है, परिधि। अब इस परिधि के कई टुकड़े कर दें, इस तरफ परिधि के कई टुकड़े कर दें, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का मैंने नाम दे दिया AB। तो यहाँ से यहाँ तक परिधि का जो टुकड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा, तो परिधि का हमने कई टुकड़ा कर दिया। तो यहाँ से इस बिंदु का नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B। तो A से B तक की जो दूरी है, परिधि की दूरी या लंबाई कह सकते हैं, तो ये यही कहलाता है चाप। क्या कहलाता है, चाप। यानी सीधी सी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त के परिधि के टुकड़ों को चाप कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? चाप। अब इसको लिखते हैं तो इस तरह लिखा जाता है ए बी, ये ए बी चाप। ठीक, ये संकेत है उसको दर्शाने का। तो किसी भी वृत्त के परिधि के टुकड़ों को ही कहा जाता है चाप। अब ये देखिए, ये कोई भी इसका एक प्रमेय है, इसका एक नियम है कि किसी भी चाप के द्वारा जब केंद्र में कोण बनाया जाता है या केंद्र के साथ कोण अंतरित किया जाता है, गणित की भाषा में, ए बी चाप केंद्र के साथ जितना कोण बनाएगा, जितने अंश का कोण बनाएगा, उससे आधे अंश का कोण शेष जो परिधि है, शेष जो चाप है, ठीक है, इतना चाप को ले लिया, ए बी चाप नाम रख दिया। तो इस पूरे वृत्त में कितना चाप बचा? यहां से पूरा यहां तक का चाप शेष है, अभी इसका नाम तो ए बी हो गया। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का चाप शेष चाप कहलाएगा या शेष परिधि कहलाएगा। ठीक, तो ये ए बी चाप के द्वारा यहां पर जितना कोण बनता है उसका आधा, यानी मान लो यहां थीटा कोण बना, तो याद रखना इसी चाप के द्वारा, ए बी चाप के द्वारा यहां थीटा कोण बना, तो इसी चाप के द्वारा इस शेष परिधि में और कहीं भी कोण बनाओगे तो वो थीटा बटे 2, यानी कि केंद्र पर अंतरित कोण का हमेशा आधा ही बनता है। यही सिद्धांत इस प्रश्न पे लागू करना है तो आसानी से बना सकते हो, कैसा भी प्रश्न बना लो। देखो यहां मान लो मैं कह दिया कि यहां 50 अंश का कोण बन रहा है, ए बी चाप के द्वारा इस केंद्र के साथ 50 अंश का कोण अंतरित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब यहां हमें यहां 25 अंश का ही कोण बनेगा। ये इस वृत्त का नियम है। ठीक है, चाप वाला जो प्रश्न है उसका ये नियम है, किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर जितना कोण अंतरित किया जाता है उसका आधा कोण उसी चाप के द्वारा अगर शेष परिधि में कहीं पर भी, जैसे इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ये देखिए, तो इसी चाप के द्वारा यहां पर बन रहा है, ये भी अगर ये 50 है तो ये 25 ही होगा। इसी चाप के द्वारा इधर भी कहीं पर बना सकते हैं, ये देखिए, तो ये चाप है, ए बी चाप के द्वारा यहां पर कोण बना है। देखो ए बिंदु से एक रेखा निकला, यहां से एक, ये दोनों परिधि पर मिले हैं, तो यहां भी 25 अंश बनेगा। क्यों? यहां 50 अंश बना। अगर केंद्र में जितना भी बनेगा, केंद्र में अगर मान लो, देखो ऐसा, ये केंद्र है, ये इस चाप का नाम रख देता हूं ए बी। ठीक, यहां से लेकर यहां तक ए बी क्या है? एक चाप है। ये चाप देखो केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 180 अंश का। ये सीधा है, 180 अंश का बना रहा है ना, तो 180 अंश का बना रहा है। तो यहां पर आप देखो शेष परिधि क्या है? यहां तक तो एक चाप हो गया। ठीक, अब शेष परिधि, तो ये जो बचा है वो शेष परिधि है। तो यहां से अगर कोई भी ऐसा कोण बनेगा, देखो ऐसे, चाहे इधर कहीं भी बना लो इस तरह, ठीक है, यहां ऐसे भी बनाओ ऐसे, तो ये जितना भी कोण बनेगा 3, ये 90 अंश का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका नियम ही है, किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनेगा, तो यहां 180 बन रहा है, तो इसी चाप के द्वारा ना, इस जिस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया जा रहा है उसी चाप के द्वारा जो बचा हुआ परिधि है, तो उसके किसी भी बिंदु पर इसके द्वारा अगर कोण बनाया जाता है तो वो हमेशा केंद्र पर बनाए गए कोण से आधा ही होता है। मतलब 180 है तो ये कितना होगा? 90 होगा। बस इसी सिद्धांत का प्रयोग इस प्रश्न में, इसके बाद में एक और प्रश्न यहां लिखूंगा, उसमें भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहां पर, यहां देखें ए बी एक चाप है। अब ये चाप के द्वारा देखो, इसी चाप के द्वारा यहां पर कोण बना है ये, तो ए बी चाप के द्वारा ये वाला कोण तो केंद्र पर अंतरित कोण है और ये शेष परिधि में है, यहां से इतना शेष परिधि है, तो यहां पर कितना कोण बना है? 60 अंश। तो स्वाभाविक सी बात है, 60 अंश बना है तो केंद्र में शेष परिधि में बना रहता है उसका डबल, तो ये हो जाएगा 120 अंश। कितना होगा? 120 अंश। अब दूसरा देखें, इसी ए बी चाप के द्वारा ये कोण बना है और ये कोण भी इसी चाप के द्वारा बना है। देखो यहीं से ए से बी बिंदु से गया है ना, तो ये जब
क्या होगा, ये भी 60 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बी चाप के द्वारा केंद्र पर 120 अंश का कोण बन रहा है, 120 अंश का कोण बन रहा है। तो ए बी चाप के द्वारा शेष परिधि में चाहे कहीं पर भी कोण बनाओ, ठीक है। यहां बताया ना, देखो यहां ए बी एक चाप है, केंद्र पर 180 अंश, तो यहां कोण बनेगा वो भी 90 अंश बनेगा, यहां भी 90 अंश बनेगा, यहां भी बनेगा, कहीं पर भी बनाओ शेष परिधि में किसी भी बिंदु पर वो केंद्र पर बनने वाला कोण का आधा ही बनता है, ये नियम है, ठीक। तो इसी तरह ए बी चाप के द्वारा केंद्र पर 120, ए बी चाप के द्वारा यहां पर बना है 60 अंश, तो भाई शेष परिधि में बना है ए बी चाप का, ये तो ए बी चाप हो गया, यहां से लेकर यहां तक बचा हुआ परिधि है वो शेष परिधि है। तो ए बी चाप के द्वारा शेष परिधि में जितने भी कोण बनेंगे बराबर बनेंगे, तो ये 60 अंश कहते हैं, भी 60 अंश का होगा। तो इस तरह हम ऑप्शन देखें तो क्या लिखा है, ए डी बी और ए ओ बी, तो ए डी बी तो 60 अंश और ए ओ बी 120, तो देखो किस में है, ये डी ऑप्शन, तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक। तो हमको नियम को जानना है, किसी भी प्रश्न में किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए उसके उत्तर तक जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को जानना है। अगर आप उसको जान गए तो फिर उससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछे आसानी से बना सकते हैं, ठीक। चलिए मैं आप लोगों के समक्ष इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ, उसको मेरे हल करने से पहले आप लोगों को कमेंट करना है कि उसका उत्तर क्या होगा, ठीक। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है, दिए गए चित्र में वो एक वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है और कोण AOC बराबर 120 है। देखो कोण AOC बराबर 120 अंश है। तो कोण BDC यानी हमको ये वाला कोण जानना है। अभी मैंने आप लोगों को वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित होने वाला कोण और शेष परिधि के किसी भी बिंदु पर कितना कोण बनता है इसके बारे में बताया पिछले प्रश्न में। उसी प्रश्न के आधार पर ये बनेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उस नियम को समझिए, फिर इस प्रश्न का आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए। उसके बाद फिर आप लोग जब मैं ये बताऊंगा तो अपने उत्तर की जांच करना, ठीक। तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को कितना समझे हैं। और ये जो चित्र है इसमें देखो, चित्र में कोण CDB का मान दिया है 35 अंश। तो यहां पर कोण AOC ये वाला कोण आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है, ये मैं आप लोगों को हल करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं, पॉज करके कमेंट कर लीजिए अगर आप अपने समझ की जांच करना है तो। अब मैं इसका हल बताता हूं कैसे करना है। देखिए अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी चाप के द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनता है उसका आधा शेष परिधि में किसी भी बिंदु पर उसी चाप के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। दूसरा कहें, उसी के एक और भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी चाप के द्वारा शेष परिधि में जितना कोण बनेगा उसका डबल, 2 गुना केंद्र के साथ कोण बनता है। देखिए यहाँ पर 2 नियम लागू है। यहाँ देखो हम लोग संपूरक कोण पढ़े होंगे, आप लोग संपूरक कोण नहीं पढ़े हैं तो उसको आगे वीडियो में बताऊंगा। एक संपूरक कोण होता है कि इस तरह एक रेखा खींचे हैं, अब उसमें इस तरह एक रेखा खींच दें, ठीक है, सीधी रेखा के ऊपर। तो यहाँ पर ये सीधी रेखा में हर किसी भी बिंदु पर हमेशा 180 अंश का ही कोण बनता है। यानी कि ये कोण और ये कोण, ये इसको पहला कोण मान लें, इसको दूसरा कोण मान लें, तो इन दोनों का योग हमेशा 180 अंश का होता है। इसको बोलते हैं संपूरक कोण। यानी कि पहला कोण और दूसरा कोण एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक हैं। क्या है, संपूरक हैं। तो इसी नियम पर आधारित ये भी है, यानी कि इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो यह एक सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा में इस तरह लाइन खींचा हुआ है, यहाँ से यहाँ इसके बीच, ये वाला रेखा के बीच 120 अंश का कोण बना है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ कितना बनेगा भाई, दोनों को मिलाकर 180 होना चाहिए। ये सीधी रेखा है ना, तो सीधी रेखा में किसी भी बिंदु पर हमेशा 180 अंश का कोण बनता है, कुल 180 अंश का कोण बनता है।
तो यहाँ से लेकर इसके बीच में 120 है, तो दोनों कोण मिला के क्या होना चाहिए 180। तो यहाँ तक 120 है, तो 180 में 120 घटाएंगे तो क्या बचा 60। तो ये क्या हुआ 60 अंश का हुआ। कितना होगा 60 अंश का। ये समझ में आ गया। पूरा किसी भी रेखा के किसी भी बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है, यहाँ तक का पता था। तो ये 120 का वास्तव में क्या हमको संपूरक कोण जानना था। और संपूरक कोण कैसे होता है 180 में जो एक कोण ज्ञात है उसको घटा दो। तो ये 60 अंश का हो गया। अब ये देखो 60 अंश क्या है, ये सी बी एक चाप है इस वृत्त का, और ये चाप के द्वारा देखो केंद्र पर अंतरित ये कोण है। सी बी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। अब इसी सी बी चाप के द्वारा देखो यहां पर कोण बना है। तो अभी क्या नियम पढ़े हैं कि किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनेगा, अगर उसी चाप के द्वारा शेष, यहां से देखो ये शेष परिधि है, शेष परिधि के किसी भी बिंदु पर और कोण बनाए वही चाप, तो केंद्र पर जितना कोण बनेगा उसका आधा ही बनता है। तो यहाँ 60 बना है तो यहाँ 30 बनेगा, यानी कि 30 अंश इसका उत्तर है। समझ आया। तो देखो वही चाप वाला कहानी है। यहाँ दो चीज, संपूरक कोण वाला नियम लागू हो गया कि यहाँ इस कोण के बारे में नहीं दिया था, यहाँ पर केंद्र पर कितना कोण बन रहा है या शेष परिधि पर कितना कोण बन रहा है, कुछ भी नहीं दिया था। क्या दिया था, यहाँ ये रेखा, ये जो वो केंद्र है वृत्त का, यहाँ पर एक संपूरक कोण वाला नियम था। ठीक है, कि किसी भी रेखा के किसी भी बिंदु पर हमेशा 180 अंश कोण बनता है। तो ये 120 अंश का संपूरक कोण 60 अंश जाने। अब ये 60 अंश सी बी जो चाप है उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर बनाया गया कोण है। अब इसी चाप के द्वारा शेष परिधि में किसी भी बिंदु पर अगर कोण बनता है तो 130 से बनेगा। मान लो इसको ऐसे कर देते हैं, यही चाप है, यहाँ भी 30 अंश बनेगा। इसको ऐसे कर देते हैं, देखो इसी चाप के द्वारा यहाँ कोण बनेगा तो भी 30 अंश बनेगा। कहीं पर भी इस परिधि में कहीं पर भी बनाओ, यहाँ भी 30 अंश ही बनेगा। समझ आया। तो ये इसका मूल अवधारणा है, और इस अवधारणा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उस प्रश्न को कैसा भी घुमा के दे, आपको देखना है कि चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है वो दिया होना चाहिए, या शेष परिधि में कितना कोण बन रहा है वो दिया होना चाहिए। और दोनों भी नहीं दिया है तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा चीज दिया रहेगा जिसके द्वारा केंद्र पर कितना बन रहा है या शेष परिधि पर कितना कोण बन रहा है ये पता चल जाता है। ठीक, तो इसी नियम के आधार पर ये चित्र है, इसको वीडियो पॉज करके देखिए और इसका क्या आंसर होगा उसको कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में अपना जवाब दीजिए। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट, मेरा बहुत सारा बेसिक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। वहाँ जाकर वहाँ से आप लोग सारा वीडियो टॉपिक वाइज क्रम से देख सकते हैं और इस परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और पूरा वीडियो देखिए। इसके लिए बहुत बहुत